नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हमारी गोल्डन एरा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट जिसकी शुरुआत हम कल कर चुके हैं, लेकिन इसको शुरू करने से पहले कल की क्लास जो हमारा एक तरीके से प्रैक्टिस सेट की क्लास थी, पिछले क्लास जो हम पढ़ाए थे प्रेम्बल सिटीजनशिप, उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो वहां पे मैंने एक थोड़ी सी हल्की मिस्टेक कर दी है, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो बनाया गया था वो आयोग के किसकी अध्यक्षता में बनी थी? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें ऑप्शन था फजल अली। फजल अली को तो मैंने बताया वो तो सही था, लेकिन उसमें दो सदस्य और थे, एक के.एम. पनिक्कर थे और एक हृदयनाथ कुंजरू थे। तो मैंने के.एम. पनिक्कर की जगह के.एम. मुंशी कर दिया है, वही थोड़ा रॉन्ग हो गया था, बाकी सारी चीजें वहां पे सही है। तो मुंशी की जगह पनिक्कर जी थे। उम्मीद करता हूं सही हो जाएगा। तो आइए हम अपने मूल विषय पे आते हैं। जैसा कि कल की क्लास में हमने फंडामेंटल राइट का जो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो देख लिया था और आर्टिकल में हम लोग एंटर कर गए थे। तो आर्टिकल 12 जो स्टेट से संबंधित है और आर्टिकल 13 ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकारों को कम करे उसको खत्म करने या रद्द करने की बात कही गई थी। तो एक तरीके से आर्टिकल 12 और 13 हम लोग क्लियर कर लिए थे। आज से जो हमारा है 6 टाइप्स के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके बारे में चर्चा शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। तो फर्स्ट है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितने से कितने तक है? 14 से 18। इसको कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, इसकी बात करते हैं और देखते हैं इसमें क्या नया चीज आती है। आर्टिकल 14 से 18 तक, ठीक है। तो देखते हैं पहला आर्टिकल क्या है। फर्स्ट आर्टिकल 14। इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा गया है राज्य। दूसरे हेडिंग से लिखते हैं राज्य भारत के किसी राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष समता व विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, से वंचित नहीं करेगा। ये आर्टिकल हमारा 14 कहता है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जिनकी बात करनी जरूरी है। सॉरी, राज्य की बात करें तो इसको हम ऑलरेडी आपको बता रखे हैं कि आर्टिकल 12 के तहत, आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, 4 टाइप की दी गई है। पहला क्या है? स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट। दूसरा है फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। सेकंड स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। थर्ड जो है स्थानीय ये प्राधिकार और फोर्थ जो है अन्य प्राधिकार। जिसमें आपके थर्ड में जिला बोर्ड आते हैं, नगर पालिका आता है, और फोर्थ में अन्य प्राधिकार में जो आते हैं अन्य प्राधिकारी में LIC, ONGC, ये चीजें। तो और ये चीजें आ गई। इसके बाद राज्य को हम समझ लिए क्या है। फिर भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, यहां व्यक्ति शब्द आया हुआ है। व्यक्ति शब्द की जब बात करते हैं तो व्यक्ति शब्द में कई लोग आ गए, नागरिक भी आ गए, विदेशी नागरिक भी आ गए, प्लस विधिक शक्ति रखने वाला व्यक्ति। विधिक व्यक्ति में कौन कौन आएंगे? सांविधानिक निगम, कंपनियां, रजिस्टर्ड कमिटीज, अन्य प्रकार के व्यक्ति शामिल होंगे। तो व्यक्ति के अंतर्गत नागरिक भी आएंगे, विदेशी नागरिक भी आएंगे।
कंपनियां, रजिस्टर्ड जो ये समिति है, पंजीकृत सोसाइटी और बाकी जो ये निगम है, संविधानिक निगम, ये आएंगे। इसके बाद देखते हैं किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता, यहां ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अब इसमें एक एक करके देख लेते हैं। राज्य को तो हमने देख लिया आर्टिकल 12 के तहत, व्यक्ति को भी देख लिया कि व्यक्ति में एक पर्सनल व्यक्ति नहीं आएगा, नागरिक आएगा प्लस विदेशी आएगा। आर्टिकल 14 जो है विदेशी और नागरिक दोनों को दिया गया है। यहाँ इसको बताने से पहले एक छोटा सा हम आपको दिखा देते हैं जो चीजें हैं कि कौन कौन से अधिकार सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं और कौन कौन से अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को दिए गए हैं। तो यहाँ एक चीज देख लेते हैं एक छोटे से पार्ट में, नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकार, हाँ, नागरिक और यहां विदेशी लिख देते हैं, ठीक है, इसको समझ जाइएगा। तो विदेशी को क्या अधिकार दिए गए हैं और नागरिक को क्या। तो नागरिक को आर्टिकल 15, उसके बाद आर्टिकल 19, आर्टिकल 15 प्लस आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और 29 और शायद 30, ये जो अधिकार जो है नागरिकों को दिए गए हैं। 15, 16, 19, 29, 30, इसके अलावा जितने अधिकार हैं वो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। विदेशी प्लस यहां नागरिक भी कर दीजिए, कंफ्यूज ना होने पाए। तो 14, ठीक है, उसके बाद आपका 17, 18, 20, 21 और बाकी जो बचते हैं 23, 24 ऐसे ऐसे करके 20, 21, 21 का 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये जो है आपके बाकी राइट्स जो बढ़ते हैं विदेशियों को प्राप्त है, नागरिकों को भी। तो चूंकि नागरिक देश के नागरिक हैं इंडिया के, तो उनको तो 14 से लेके 30 तक के, 32 तक के, इनफैक्ट 32 तक के सारे अधिकार प्राप्त हैं, सभी राइट्स। लेकिन सवाल पूछता है कि सिर्फ नागरिकों को प्राप्त, सिर्फ विदेशियों को प्राप्त अधिकार, तो 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़ के बाकी जितने आर्टिकल आ रहे हैं वो विदेशियों को दिए जाते हैं। एक चीज अगर हम यहाँ और बात कर लें तो कुछ अधिकार जो हैं केवल राज्य के विरुद्ध हैं और कुछ अधिकार जो हैं केवल राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध हैं। तो ये भी चीज यही देख लेते हैं। अगर इसकी भी चर्चा करें तो राज्य के विरुद्ध आर्टिकल क्या है, अभी हम आपको दिखाएंगे। राज्य के विरुद्ध और यहां राज्य प्लस नागरिक दोनों के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध का मतलब क्या हुआ, ठीक है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ठीक है, और राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध आर्टिकल 17, आर्टिकल 23। ये यहां ध्यान दीजिएगा। जब अभी हम 15 पढ़ाएंगे, 16 पढ़ाएंगे, 17 पढ़ाएंगे, 23 पढ़ाएंगे, तो आपको यहां पता चल जाएगा कि राज्य और नागरिकों के विरुद्ध और राज्य के विरुद्ध का मतलब क्या है। तो इसका मतलब आगे अभी हम अपने लेक्चर में जो है आपको दिखाएंगे। वहां ये देख लिए नागरिकों को प्राप्त अधिकार 15, 16, 19, 29, 30 और उसके अलावा जितने बचते हैं राइट्स वो सब विदेशियों को दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि व्यक्ति, तो व्यक्ति में नागरिक और विदेशी मतलब अनागरिक दोनों आ गए, विधिक व्यक्ति आ गए, संविधानिक निगम आ गई, पंजीकृत समितियां आ गई। तो ये अब इसमें आता है एक विधियों के समक्ष क्षमता, इसको कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इसके बारे में और विधियों के समान संरक्षण के बारे में, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं, विधि के समक्ष क्षमता क्या है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ध्यान दीजिएगा, और इसको कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है। यहां लॉज एस जो है उसको ध्यान देखिएगा, ये विधियों है, यहां सिर्फ विधि है। तो यहां छोटी छोटी चीजों का जो है एक तरीके से बातें कही गई हैं। तो यहां आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि और चीजें इसमें है क्या। तो पहला क्या है, विधियों के समक्ष क्षमता। ये पहले देखते हैं कहां से लिया गया है।
सवाल पूछता है, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा इसमें क्या है कि ब्रिटेन के ही एक न्यायविद थे या कह सकते हैं कानूनविद थे, उनका एक उनकी एक बुक थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, वहां से उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात कही है। तो इसमें रूल ऑफ लॉ कहा गया है, रूल ऑफ लॉ की बातें कही है, मतलब भारत में कानून का शासन होगा। और यहां ध्यान दीजिएगा कि जब हम मूल ढांचे की बात करते हैं, जिनको जब मूल अधिकारों को संशोधन की बात आती है तो उसमें मूल ढांचे को छोड़ के संशोधन किया जा सकता है। तो जब हम मूल ढांचा पढ़ाएंगे तो उसमें रूल ऑफ लॉ आता है, मतलब रूल ऑफ लॉ कानून का शासन संशोधनीय नहीं है। उसके बाद बढ़ते हैं, ये एक नकारात्मक अवधारणा है, नकारात्मक कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट, नकारात्मक अवधारणा है। और चौथा इसमें क्या है, विशेषाधिकारों का अभाव है, प्रिविलेज नहीं है, विशेषाधिकारों का अभाव, ठीक है। और पांचवा यह है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, ऊंचा हो नीचा हो, जो भी हो, सब कानून के समक्ष समान है, सभी कानून के समक्ष समान है, मतलब कानून के समक्ष समान है। कहने का मतलब यह है चौथा कि अमीर हो गरीब हो सबके लिए एक ही कानून होगा, सबको एक ही कानून की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो पहला पूछता है कि विधि के समक्ष समता किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 14। उसके बाद पूछता है कि विधि के समक्ष समता इक्वलिटी बिफोर लॉ कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद पूछता है विधि के समक्ष क्षमता, ऑप्शन दे दिया, सकारात्मक अवधारणा, नकारात्मक अवधारणा, न तो सकारात्मक अवधारणा, और लास्ट दे दिया न तो ये नकारात्मक अवधारणा। तो इसमें विधि के समक्ष क्षमता कौन सी अवधारणा है, नकारात्मक। यहाँ छोटा सा ब्रीफ जाते हैं, क्योंकि ये देखिए ये क्लास जो है वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए फैक्चुअल बेस्ड पे आधारित है, ठीक है। तो यहाँ हम फैक्ट की ही बातें हमेशा करते हैं, लेकिन थोड़ा इसके अगर हम कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो एक ब्रीफ कर देते हैं। ये जो नकारात्मक नेगेटिव कॉन्सेप्ट की बात है, दरअसल हमारे संविधान में नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव माना गया, मतलब नेगेटिव को गुड माना गया है। कैसे, नेगेटिव का मतलब नहीं, किसी चीज की मनाही करना। हमारा संविधान किसी चीज की मनाही करता है, किसी चीज की मनाही मतलब व्यक्ति चोरी कर रहा है तो हमारा संविधान करता है कि नहीं, चोरी नहीं करना चाहिए। तो चोरी करने की मनाही मतलब ये अच्छा चीज है कि चोरी मत करिए, तो ये गुड हो गया। तो चोरी करने की मनाही जैसे नकारात्मक अवधारणा हो गया। ये है आपका विशेषाधिकारों का अभाव। अगर इसको थोड़ा सा बात करें तो नकारात्मक अवधारणा ये किसकी मनाही कर रहा है, क्यों नकारात्मक है, विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। अब विशेषाधिकार से संबंधित अगर बात करें तो थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री में जाते हैं। जैसे पहले के जो शासन चलते थे, ठीक है, उसमें उस शासन में वर्ण व्यवस्था होती थी, वर्ण व्यवस्था के आधार पे एडमिनिस्ट्रेशन काम करता था, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था में क्या होती थी, ऊपर की जो जैसे ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, उनको कुछ विशेषाधिकार दे दिए गए कि अगर ये चीज ये काम करेंगे, ऐसा कृत्य करेंगे तो इनके लिए ये कानून लागू नहीं होगा। लेकिन वही कोई दूसरा, जैसे शूद्रों के लिए क्या था कि वहां पे वो झाड़ू पोछा करते थे, जो तथाकथित निम्न कार्य होते थे वो शूद्र करते थे। अगर शूद्र आके राजा की कुर्सी या फिर कह सकते हैं कि मंत्री की कुर्सी के पास खड़ा हो जाए तो उसको दंड दिया जाता था सॉरी। लेकिन मंत्री अगर कोई कार्य करता है, शूद्र को मार देता है, उसका जो है सोशल एक्सप्लॉयटेशन करता है, उनको विशेषाधिकार प्राप्त था कि वो जो है दंडनीय नहीं होंगे। लेकिन हमारा संविधान ने इसको उलट दिया। हमारे संविधान ने क्या कहा कि अब देश स्वतंत्र हो गया है, आजाद हो गया है, तो भारत के सभी नागरिक जो है फ्री हैं, एक समान है, ठीक है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। हम कानून जो भी बनाएंगे वो कानून सबके लिए एक समान लागू होगा। तो विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। इसी विशेषाधिकार को नहीं दिया जाने को नकारात्मक अवधारणा कह दिया गया है। उसके बाद सभी कानून जो है सभी पे लागू होगा। तो एक तरीके से विधि के समक्ष क्षमता का यही चीज है। जब इसको हम कॉन्सेप्चुअल रूप में बताएंगे, इन केस पीसीएस की जब तैयारी में ये क्लास हम कराएंगे तो यहाँ पे इसके बारे में जो है डीप में जाएंगे, गहराई में जाके झांकेंगे कि इसमें और भी बातें क्या है। उसके बाद है विधि के समक्ष क्षमता, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। लॉज की बात इसलिए हम कहें, देखिए पहली चीज तो इसकी बातें देख ली क्या है, तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है।
दूसरा क्या है, ये सकारात्मक अवधारणा है, सकारात्मक अवधारणा मतलब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अगर इसके बारे में थोड़ा और हम जानकारी करें तो समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम जो है अब उसमें भी है, सभी व्यक्तियों के लिए कानून बराबर है। उसमें भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, मतलब सबको एक कानून के छत्र के नीचे आया होगा। लेकिन यहां पे क्या कहा गया है, यहां पे कहा गया है समान परिस्थितियों, समान इक्वल अगर सिचुएशन है, समान परिस्थितियों में समान विधि के तहत ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, समान परिस्थिति, समान विधि के तहत व्यक्तियों के लिए ट्रीट किया जाएगा। सकारात्मक अवधारणा, समान परिस्थितियों में व्यक्ति के साथ समान व्यवहार, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार। तो देखिए इक्वली ट्रीट की बात, ये अनइक्वली ट्रीट की बात करता है। यहां कहता है कि अनइक्वल ट्रीट मतलब विशेषाधिकार नहीं होगा। विशेषाधिकार किसके पक्ष में नहीं होगा, जो स्ट्रॉन्ग है, जैसे जनरल कैटेगरी है, ठीक है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो वहां ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण दे दिया गया, तो अनइक्वल ट्रीटमेंट हो गया। ओबीसी एससी एसटी को जो है विशेषाधिकार दिया गया, ये स्ट्रॉन्ग विशेषाधिकार है। ठीक है, यहां इसकी मनाही नहीं है, विशेषाधिकार दिया गया एक ऐसे लोगों को जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जिनको इसकी जरूरत थी। ठीक है, तो यहाँ पे नकारात्मक अवधारणा विशेषाधिकारों का अभाव किसके लिए, जो सबल, जो मजबूत है, जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं है, जो टैक्स पे कर सकते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति जो निम्न जाति के होते हैं, गरीब होते हैं, टैक्स पेयर नहीं होते हैं, तो उनको टैक्स से छूट दिया जाता है, तो वो विशेषाधिकार। तो एक तरीके से डीप में जाएंगे तो बताएंगे, लेकिन यहाँ देख लेते हैं कि विधियों के समान संरक्षण कहां से लिया गया, यूएसए से लिया गया। सवाल बनता है कैसी अवधारणा है, ये देखिएगा कैसी अवधारणा है, ये सकारात्मक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि समान परिस्थितियों में समान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार होगा। अब ये थोड़ा सा यहां देख लेते हैं, इसको देखते हैं। समान परिस्थितियों में व्यक्ति के साथ समान व्यवहार का अगर हम जिक्र करते हैं तो यहां देखिएगा किस परिस्थिति समान, मान लीजिए कि गरीबी रेखा के दो कार्ड होते हैं, एपीएल और बीपीएल, तो मान लीजिए बीपीएल वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं। तो बिलो पॉवर्टी लाइन में दो व्यक्ति हैं, एक है राम, एक है श्याम। ठीक है, अब देखिए परिस्थिति क्या हुई, समान परिस्थिति, मतलब समान परिस्थिति मतलब समान, ये बीपीएल वाले हैं, बीपीएल के में दो व्यक्ति हैं, राम श्याम, तो इनकी परिस्थिति क्या है, समान। अब ये व्यक्ति के लिए समान व्यवहार होगा, मतलब बीपीएल, खाद्य सुरक्षा कानून में कहा गया है कि बीपीएल वालों को राशन कम दाम पे दिया जाएगा। तो अब राम श्याम बीपीएल में आ गए, अब समान व्यवहार कैसे होगा। मान लीजिए राम किसी बड़े अधिकारी का ये लड़का है, या यूं कह सकते हैं कि राम जो है बड़े नेता, कोई बड़ा पावरफुल नेता है, उसका रिश्तेदार है, और श्याम एक गरीब आदमी है। ठीक है, तो यहाँ इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अब ये दोनों समान परिस्थितियों में दोनों के साथ समान व्यवहार होगा। मतलब राम को ऐसा नहीं कि नेता का रिश्तेदार है तो इसको राशन नहीं मिलेगा, इसको भी राशन मिलेगा, और श्याम को जो भी गरीब है इसको भी राशन मिलेगा। तो यही कहता है कि समान, सकारात्मक अवधारणा समान परिस्थितियों, समान परिस्थिति मतलब इन दोनों की परिस्थिति क्या है, बीपीएल रेखा है। ठीक है, और समान व्यवहार, बीपीएल के तहत जो नियम कानून बनाए गए हैं दोनों के साथ इक्वल जो है आपका ट्रीटमेंट होगा। तो राम भले ही धनी व्यक्ति हो या धनी व्यक्ति का रिश्तेदार हो, है तो बीपीएल में ही ना, तो अगर ये बीपीएल में आ रहा है और श्याम भी आ रहा है, दोनों एक ही कैटेगरी का है, तो इनके साथ समान व्यवहार होगा। यहीं पे वर्गीकरण किया गया है। अब वर्गीकरण क्या है, ये फैक्ट का मुद्दा नहीं है, इसको कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो बताएंगे। तो ओवरऑल हमारा ये था समानता के अधिकार में पहला आर्टिकल 14, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ब्रीफिंग कर दें तो विधि के समक्ष क्षमता ब्रिटेन से लिया गया है, रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट है, भारत में रूल ऑफ लॉ लागू है, इसी के तहत नेचुरल जस्टिस का भी सिद्धांत है। ठीक है, उसके आगे बढ़े, रूल ऑफ लॉ को जो है संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि मूल ढांचा है। विधि के समक्ष क्षमता क्या है, नकारात्मक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जिसमें विशेषाधिकारों का अभाव है, और कानून के मतलब सभी के ऊपर एक समान कानून लागू होगा। ये विधियों के समान संरक्षण
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस क्या है, यूएसए से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। इसकी अवधारणा कैसी है, सकारात्मक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इनकी परिस्थितियां समान परिस्थिति में समान व्यवहार, हमने आपको ये आपके एग्जांपल के साथ दिखा दिया। अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और अगले लेक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें आर्टिकल 15 आता है, ठीक है। और अभी हमने आपको बताया कि राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध आर्टिकल 15 है। तो आर्टिकल 15 में क्या कैसे है वो हम आपको दिखाते हैं। आर्टिकल 15(1) क्या कहता है, राज्य के विरुद्ध कार्य करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति से संबंधित हमने आपको बता दिया क्या आते हैं, किसी भी व्यक्ति को केवल, ध्यान दीजिएगा वर्ड केवल, ओनली, धर्म जिसे रिलीजन कहते हैं, कास्ट मतलब जाति, लिंग मतलब सेक्स, निवास जन्म स्थान बर्थ प्लेस, और जो है आपका वंश रेस के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां देखते हैं आर्टिकल 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य की बातें हमने कर ली। राज्य में क्या क्या आते हैं, राज्य आर्टिकल 12 के तहत जो राज्य आते हैं, तो राज्य किसी व्यक्ति के साथ सॉरी किसी व्यक्ति क्या आता है वो भी बता दिया, किसी व्यक्ति के साथ केवल, ध्यान दीजिएगा इसकी परिभाषा, राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी अधिकार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ध्यान दीजिए आर्टिकल 15 को हमने बताया है कि केवल नागरिकों को प्राप्त है, केवल नागरिकों मतलब भारत के नागरिक को प्राप्त है, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया को। तो किस आधार पे नहीं भेदभाव होगा, धर्म इसको कहते हैं रिलीजन, वंश रेस, जन्म स्थान बर्थ प्लेस, जाति कास्ट, और जो है लिंग सेक्स, केवल धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर राज्य नागरिकों से भेदभाव नहीं करेगा। मतलब या तो इनके आधार पे या तो इनमें से किसी एक के आधार पे। तो एक तरीके से यह राज्य के विरुद्ध हो गया। ये आर्टिकल 15 है, 15 क्लॉज 1 ये कहता है कि राज्य को ये मनाही कही गई है कि केवल नागरिकों के खिलाफ केवल धर्म, वंश, जन्म स्थान, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है, 15 क्लॉज 2, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 भी यही कहता है केवल धर्म, वंश, जन्म स्थान, जाति, लिंग अथवा इनमें से किसी भी आधार पे नागरिक, यहां नागरिक के विरुद्ध मनाही हो गई है। ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला किससे था, ऊपर वाला राज्य से संबंधित था, राज्य मनाही। हमने यहां कहा ना राज्य के विरुद्ध, तो देखिए आ गया कि राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा, मतलब 15 के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। यहां नागरिक है, यहां नागरिक भेदभाव नहीं करेगा, तो नागरिकों के विरुद्ध है, ठीक है, क्या नहीं करेगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, रिलीजन, वंश, रेस, जन्म स्थान, बर्थ प्लेस, जाति, कास्ट और लिंग सेक्स के आधार पे कुछ ऐसे स्थान, सार्वजनिक स्थान मतलब दुकान, होटल, तालाब, सार्वजनिक कुआं, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, सार्वजनिक पार्क में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को ये नहीं कह सकता कि आप यहां मत बैठिए, ये तालाब पे मत नहाइए, इस कुएं से पानी मत पीजिए। 3 नागरिकों के विरुद्ध हो गया। अगर नागरिक ऐसा कार्य करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और यहां राज्य के विरुद्ध हो गया, ठीक है। आर्टिकल 15(3) क्या कहता है, आर्टिकल 15(3) क्या कहता है ये देखते हैं। 15(3) कहता है राज्य को एक पावर दिया है, राज्य को पावर क्या दिया है कि स्टेट, अब यहां स्टेट के पक्ष में आ गया। स्टेट जो है स्त्रियों मतलब महिलाओं और बच्चों
के संबंध में कानून बना सकता है। इसी के आधार पर महिला हिंसा ये अधिनियम जो बना था, महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित अधिनियम 2005, इसी के द्वारा बनाया गया था। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि इसमें यही कहा गया है कि स्टेट जो है महिलाओं और बच्चों के संबंध में कुछ विशेष उपबंध कर सकता है, ठीक है। और उसी आधार पे जब हमने आपको बताया कि महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 इसी के आधार पे घोषित किया गया था। और क्या राज्य को दिया गया पावर, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 राज्य को क्या कहता है? राज्य को कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना। ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, फर्स्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में कहा गया कि राज्य जो है सामाजिक और सोशल और एजुकेशनल रूप से जो पिछड़े हुए हैं ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ये आर्टिकल 15(4) में। तो और आर्टिकल 15(5) में क्या कहा गया है कि स्टेट जो है, वही बात है, स्टेट इनके लिए आरक्षण की जो व्यवस्था का है उसको एक कदम बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? 93 संविधान संशोधन 1903 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 द्वारा दिया गया कि अब प्राइवेट संस्थाओं में भी ओबीसी, एससी, एसटी 15(5) में जो है प्राइवेट संस्थानों में एडमिशन या प्रवेश किनके लिए? ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, ठीक है। 4 कहता है कि ओबीसी, एससी और एसटी जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको जो है आरक्षण दिया जाए। आर्टिकल 15(4) कहता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कहता है, ठीक है। और ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 द्वारा जोड़ा गया। वहीं आर्टिकल 15 क्लॉज 5 1993 अमेंडमेंट एक्ट 2005 द्वारा जोड़ा गया और कहा गया कि अब ओबीसी, एससी और एसटी को प्राइवेट संस्थाओं में जो है एडमिशन दिया जाए, ठीक है, या एडमिशन में आरक्षण दिया जाए। तो इसकी बात अगर हम कहते हैं तो इसमें क्या कहा गया है कि ये तो लागू होगा, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 के तहत, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के तहत जो है जो अल्पसंख्यक संबंध में जो शिक्षण संस्थान है उस पे ये लागू नहीं होगा। तो ओवरऑल 15 हम देख लिए कि 15 हमारा क्या कहता है, कुछ आधारों पर विभेद करता है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन जो है ग्राउंड। 15 कहता है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। 15 क्लॉज 1 राज्य के विरुद्ध है। 15 क्लॉज 2 नागरिकों के विरुद्ध है। क्या क्या है वो हम आपको बता दिए। 15 क्लॉज 3 राज्य को पावर देता है महिलाओं बच्चों से संबंधित कानून बनाए। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 राज्य को यह पावर देता है सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण की रिजर्वेशन की व्यवस्था करे। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 कहता है कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उसमें जो है एडमिशन से संबंधित बातें कही गई हैं। एडमिशन से संबंधित बातें कही गई है। और ये जो है आर्टिकल 31 जो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के तहत जो आपके माइनॉरिटी के आते हैं शिक्षण संस्थान उन पे ये 15 क्लॉज 5 नहीं लागू होगा। आइए अब आगे देख लेते हैं आर्टिकल 16 क्या कहता है, जिसमें कहा गया है लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समता की बात कही गई है। एक एक चीजें यहाँ पे कवर करते चलेंगे, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वहां सॉल्व कराएंगे। थोड़ा सा ये क्लास लंबा खिंच गया, कुछ चीजें ऐसी हैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी थी बताने में, तो देखते हैं आर्टिकल 16 क्या कहता है। ये भी केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, ये ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समता। लोक नियोजन के संबंध में अवसर, ठीक है, और किसको प्राप्त है? केवल नागरिकों को, मतलब भारत के नागरिकों को, विदेशियों को प्राप्त
नहीं है। अगर इसके बारे में हम चर्चा करें तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या कहता है? क्लॉज 1 राज्य को एक पावर देता है, स्टेट को, कि वो किसी पद पर नागरिकों को मतलब नियुक्ति के लिए, नियोजन के तहत नियुक्ति जो है राज्य करेगा, और सभी व्यक्तियों के लिए समान नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है, मतलब राज्य के अधीन अगर कोई पद आता है तो उस पे नियुक्ति के लिए नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा, सभी नागरिक बराबर होते हैं। इनके जैसे यूपीपीसीएस अपना जो है रिक्रूटमेंट निकालता है, वैकेंसी निकालती है सॉरी, तो उस वैकेंसी के लिए जो है सभी व्यक्ति भारत में योग्य होंगे, लेकिन उसकी योग्यता का निर्धारण वो कमीशन करेगा कि क्या क्या आपको योग्यता योग्यता चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कहता है, 16 धारा 1 कहती है कि राज्य के अधीन जो भी पद आते हैं उस पे नियुक्ति के लिए सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिया जाएगा। अब यहाँ आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कहता है? अगर 2 की बात करें तो 2 की बात में इसमें कहा गया है कि इस विषय में किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, लेकिन किन आधारों पे, ये ध्यान देने वाली है। जैसे आर्टिकल 15 में था वैसे आर्टिकल 16 में भी है कि केवल धर्म, जाति, मूल वंश, धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग, ठीक है, जात, धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग, और प्लस इसमें उद्भव और निवास। ठीक है, यहाँ पे 2 चीजें और बढ़ गई। आर्टिकल 15 में तो यही था ना कि धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के स्थान आधार पर नागरिकों के साथ राज्य भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे उद्भव और निवास को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो अब आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ अगर राज्य के अधीन कोई पद है तो उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। किन आधार पे भेदभाव नहीं होगा? धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान, लिंग, उद्भव और निवास के साथ। ठीक है, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या कहता है? इसी का अपवाद हो गया है, इसी का एक्सेप्शन हो गया है। क्या एक्सेप्शन हुआ है कि संसद को यह अधिकार है, संसद को पावर दिया गया है कि कुछ ऐसी सेवाएं जिसमें निवास की शर्त, जिसमें निवास की शर्त आरोपित करना अनिवार्य है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये संसद कानून बना के ये कह सकती है कि जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के अधीन कुछ सेवाएं हैं, तो उन सेवाओं पे वहां की निवासी होना अनिवार्य है। ऐसे पहले क्या था कि निवास की शर्त नहीं होगी, लेकिन इसी का अपवाद हो गया। अब ये अपवाद किन किन राज्यों में हुआ? पहले तो काफी राज्यों में था, लेकिन वर्तमान में कुछ राज्यों में अभी भी विद्यमान है, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश। खैर 1976 में इसको समाप्त कर दिया गया था, ध्यान दीजिएगा, 1976 में इसको समाप्त कर दिया था निवास की शर्त को, लेकिन ये शर्त आज भी कुछ राज्यों में है, जैसे हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक, इन स्टेट्स में अभी भी ये लागू है। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है? 16 क्लॉज 3 क्या कहता है कि संसद निवास की शर्त आरोपित करेगी, लेकिन इसको 1976 में खत्म कर दिया गया। फिर भी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर में निवास की शर्त अभी भी जारी है। आगे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कहता है? 15 क्लॉज 3 जो था, 15 क्लॉज 4 जो था, अनुच्छेद 15 की धारा 4 जो थी, वो कहती थी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों को आरक्षण दिया जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, वहां पे 15 में था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, लेकिन यहाँ पे बात अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या कहा गया? 16 क्लॉज 4 क्या कहता है कि जातिगत आरक्षण। ठीक है,
सॉरी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया जाएगा। किनको? ओबीसी को, एससी को, एसटी को। अगर इसमें और देखेंगे तो इंदिरा साइनी बनाम भारत संघवाद 1992 का आया है, और भी इसमें वाद आते रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, जातिगत आरक्षण की बात अनुच्छेद 16 की धारा 4 में दी गई है, ठीक है। और सामाजिक और शैक्षिक रूप से आरक्षण की बात की जाए तो अनुच्छेद 15 की धारा 4 में दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 16 क्लॉज 6। अभी जो एक 2019 में 103वां अमेंडमेंट हुआ था, उसमें कहा गया कि सवर्णों को, ऐसे सवर्ण जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण की सीमा 50% है, ठीक है। तो उन 50% के अलावा, ठीक है, वो तो ओबीसी एससी एसटी के लिए है 27%, 15%, 7.5%, ठीक। ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5%। इसके अलावा जो 10% आरक्षण है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, मतलब ऐसे सवर्ण जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको इस 50% के अलावा 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये आर्टिकल 16 क्लॉज 6 कहती है। अब हम आते हैं अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 की बात कर लेते हैं। उसमें क्या कहा गया है ये याद रखिएगा। आर्टिकल 17 जो है राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध काम करता है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट जो है ये आपको समझना पड़ेगा। न समझ में आया तो वीडियो को फिर से शुरू करके आप देख सकते हैं, बैक करके इसमें देख सकेंगे। तो जब मेरी एक एक शब्द पे ध्यान देंगे तो हो सकता है चीजें अच्छे से क्लियर हो। बाकी चीजों के लिए तो खैर हम हैं ही, आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल कर सकते हैं। तो आर्टिकल 17 की बात करते हैं। आर्टिकल 17, ठीक है, ये कहते हैं अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें क्या कहा गया है, अगर इसकी बात देख लें तो एक तो ये एब्सोल्यूट है, ये निरपेक्ष है, ठीक है, मतलब इसका कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये नागरिक और राज्य दोनों के विरुद्ध है, नागरिक प्लस राज्य दोनों के विरुद्ध, दोनों जो है भेदभाव नहीं कर सकते, छुआछूत भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत ये है कि छुआछूत और भेदभाव की मनाही, ठीक है, तथाकथित निम्न जाति के लोगों से। बाकी इसमें अगर चीजें देखते हैं तो इसके तहत अगर अस्पृश्यता होती है, भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, तो इसके तहत कानून बनाया जाएगा। और कानून किसको बनाने का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 35 के तहत संसद को फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर कानून बनाने का अधिकार है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है, कानून बनाने का अधिकार। जब हम आर्टिकल 35 आपको पढ़ाएंगे तो आप बताएंगे कि अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है या फंडामेंटल राइट से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? आर्टिकल 35 को। अब देखिए, अस्पृश्यता हो रही, भेदभाव हो रहा है, छुआछूत हो रहा है, तो इससे संबंधित कानून बनाया गया। किसे शक्ति दी गई थी? आर्टिकल 35 के तहत संसद के दी गई। तो संसद ने क्या कानून बनाया? संसद ने कानून बनाया 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम या एक्ट 1955। इसी का नाम जो है 1976 में चेंज कर दिया गया, ठीक है, 1976 में चेंज कर दिया गया। और क्या नाम दे दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। सिर्फ नाम चेंज हुआ था, ईयर नहीं। मतलब सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955। ये हमारा जो है अस्पृश्यता का अंत जो है आर्टिकल 17 में आता है और इससे संबंधित ये बातें कही गई हैं। ये नागरिक और राज्य दोनों के विरुद्ध है।
इसका अगर उल्लंघन होता है तो संसद आर्टिकल 35 के तहत कानून बना सकती है और ये कानून बने। अब आर्टिकल 18 क्या है ये देख लेते हैं, उपाधियों का अंत। ये देखते हैं आर्टिकल 18 में क्या किया गया है। फंडामेंटल राइट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सभी लगभग सभी एग्जामिनेशन में फंडामेंटल राइट, नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी और ये मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन आते रहे। तो इसको दोस्तों बहुत ही आराम से, बहुत ही धैर्यपूर्वक इसको पढ़ना पड़ेगा। अब राइट टू इक्वालिटी में लास्ट क्या है, आर्टिकल 18 जो कहता है उपाधि नहीं होनी चाहिए, उपाधियों का अंत। अगर इसमें हम देखते हैं तो इसमें मेन बातें क्या कही है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, इसका नाम क्या है इंग्लिश में, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 18(1) कहता है, ठीक है, 18 कहता है कि संविधान नागरिकों को और अनागरिकों, मतलब नागरिक और विदेशी दोनों को उपाधियों से लेने का जो है मनाही करता है। लेकिन 18 क्लॉज 1 क्या कहता है, ठीक है, कि नागरिक कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे महाराजा, राय बहादुर, दीवान साहब, राय दुर्लभ, दुनिया भर की उपाधियां थी। तो संविधान निर्माताओं ने जब इसको ध्यान में रखा तो उन्होंने कहा कि जो है उपाधियां नहीं दी जाएंगी। उसी बैठक में एक बैठी हुई थी महिला, संविधान सभा की जो है सदस्य थी राजकुमारी अमृता कौर। तो जब के.एम. मुंशी ने इस चीज को रखा तो राजकुमारी अमृता कौर ने कहा कि अब हमको सिर्फ अमृता कौर बुलाया जाए, राजकुमारी नहीं। तो उन्हीं की उपाधि का वहां पहला अंत जो हुआ था, इस चीज को ध्यान में रखे हैं। तो इसमें और क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है कि कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं प्राप्त करेगा, कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं प्राप्त करेगा। आर्टिकल 18 क्लॉज 2 क्या कहता है कि राज्य सिर्फ सेना और विद्या सम्मान, मतलब मिलिट्री और विद्या सम्मान संबंधी उपाधि दे सकता है। ठीक है, आर्टिकल 18 क्लॉज 3 क्या कहता है, कोई भी विदेशी जो भारत के अधीन लाभ का या विश्वास का पद धारण किया है वो किसी विदेशी से उपाधि नहीं ले सकता, मतलब ले सकता है लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। अगर राष्ट्रपति उस विदेशी व्यक्ति जो भारत में लाभ के पद पे है उसे किसी विदेशी उपाधि प्राप्त हो रहा है और राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है तो वो पद नहीं धारण करेगा। आर्टिकल 18(3) कहा, आर्टिकल 18 क्लॉज 3। आर्टिकल 18 क्लॉज 4 क्या कहता है कि कोई भी भारतीय या कोई भी व्यक्ति जो भारत में विश्वास और लाभ का पद धारण किया हुआ है विदेश से कोई उपाधि भेंट स्वीकार नहीं कर सकता राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो कंफ्यूज करने वाली है, इस चीज को आप याद रखिएगा कि कोई भी विदेशी, यहाँ आर्टिकल क्लॉज 3 में दिया गया है, 18 क्लॉज 3 में दिया है कि कोई भी विदेशी जो भारत में लाभ के पद पे है अगर उसे कोई विदेशी उपाधि मिल रही है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही प्राप्त कर सकता है। आर्टिकल 18 क्लॉज 4 क्या कहता है, कोई भी भारतीय जो लाभ और विश्वास के पद पे है वो विदेश से प्राप्त उपाधि, भेंट, अन्य प्रकार की चीजें, पद राष्ट्रपति की अनुमति से स्वीकार करेगा। तो आर्टिकल 18 क्लॉज 3 विदेशियों से, 18 क्लॉज 4 भारतीयों से संबंधित है। इसमें एक दो चीजें और हैं, ठीक है, जैसे इससे संबंधित जो है दंड, ये एक सिर्फ आदेशात्मक है, इसमें सिर्फ आदेश दिया गया है, निर्देशात्मक है, सिर्फ निर्देश दिया गया है, मतलब निर्देश है, ये आदेश नहीं है और ना ही दंडनीय है। लेकिन संसद जो है इससे संबंधित अगर उल्लंघन हो रहा है तो कानून बना सकती है। अब देखिएगा 1954 में भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण आदि को भारत का सम्मान घोषित किया गया था। ठीक है, तो एक केस हुआ था, उस केस में कहा गया मोरारजी देसाई की सरकार जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो इस सरकार ने क्या किया कि भारत रत्न, पद्मश्री और पद्म विभूषण को अवैध घोषित कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन जब 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, ठीक है, तो उन्होंने फिर से भारत रत्न, पद्मश्री और पद्म विभूषण को चालू कर दिया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में कहा था कि भारत रत्न, पद्मश्री और पद्म विभूषण
ये सम्मान है, ये उपाधि नहीं है। तो आज की क्लास में हमने समानता का अधिकार पूरा कवर किया 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 देखा, समानता विधि के समक्ष क्षमता विधियों का समान संरक्षण। 15 देखा कि किसी भी आधार पर राज्य और नागरिक भेदभाव नहीं कर सकते। 16 देखा लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समता। 17 देखा अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता का। और 18 देखा उपाधियों का अबोलिशन ऑफ टाइटल, जिसमें हमने ये सारी चीजें आपको बताई। और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। इससे आगे कल की क्लास में हम करते हैं और देखते हैं कल की क्लास में क्या आती है। बाकी जो आगे स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद संवैधानिक ये संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।